आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाली जो हमारी क्लास है ये मुख्य रूप से एमए प्रीवियस वाले बच्चे जिनके पास जिनका पहला पेपर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, उन लोगों से ज़्यादा कंसर्न है ये वाला पेपर। देखिए, जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो उसका अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, उसकी परिभाषाएं क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं ये भी हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। देखिए, किसी भी विषय की प्रकृति का अर्थ उसकी विशेषताओं, लक्षणों और उस विषय की जो आधारभूत व्याख्या है उसको हम सहज रूप से समझ सकें, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं उस विषय की प्रकृति में। अवधारणात्मक व्याख्या मतलब कंसेप्शनल जो एक्सप्लेनेशन होता है उसका उस चीज़ से संबंधित है ये। लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने से पूर्व पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि लोक प्रशासन का स्वरूप हमारे सामने किन दो रूपों में हम बेसिकली उसको समझ सकते हैं। देखिए, लोक प्रशासन को हम एक विषय के रूप में भी समझ सकते हैं और एक प्रक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में एक विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों तथा नियमों के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान से संबंधित है। अनुसंधान मीन्स रिसर्च। तो विषय के रूप में हम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से जान सकते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन क्या है उसको समझने के लिए हमें अलग दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। यानी सरकार द्वारा संपादित होने वाले जितने भी प्रशासकीय कार्यों या उसकी क्रियाओं के रूप में हम लोक प्रशासन को समझ सकते हैं। तो एक तो विषय हो गया इसका सैद्धांतिक रूप और एक हो गया व्यवहारिक रूप। सैद्धांतिक रूप में हम एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं और व्यवहारिक रूप की अगर हम बात करें तो ये एक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं जो प्रशासन की प्रकृति से संबंधित हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये यूनिवर्सल है, सब जगह आप देख सकते हैं, चाहे निजी प्रशासन हो, चाहे सरकारी प्रशासन हो, चाहे बहुत बड़ा संगठन हो, चाहे छोटा संगठन हो, प्रशासन का स्वरूप हम सब जगह देखते हैं। दूसरा, इट्स अ गोल ओरिएंटेड। कोई भी प्रशासन जब कभी किया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशासन किया जाता है। तीसरी बात, इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, डेफिनेटली ये एक निरंतर प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, स्टैटिक नहीं है। किसी भी संगठन की अगर स्थापना की जाती है तो जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो फॉर द टाइम बिंग केवल शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स जो निरंतर चलते रहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चूँकि अभी आप कॉलेज में हैं तो हम शिक्षा की बात कर सकते हैं। अगर शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है, आपके कॉलेज की स्थापना है, आपका स्कूल है, तो वो एक निरंतर प्रक्रिया है। बैचेस आते हैं चले जाते हैं, उनका लगातार काम है शिक्षा से संबंधित कार्य करना। तो ये हो गया कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, हमेशा लगातार चलता रह रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर उसके समस्या का समाधान करने के लिए अगर किसी संगठन की स्थापना की जा रही है और जब वह समस्या ख़त्म हो जाती है तो साथ के साथ उसका अस्तित्व भी या तो ख़त्म ही हो जाता है या नल एंड वॉइड आप कह लीजिए, किसी भी तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। जस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके कॉलेज में या जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन की आप लोग तैयारी करते हैं, उसके लिए आप लिटरली प्लानिंग करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप लोग जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं हर एक का काम डिफाइंड होता है। जो टीचर्स होती हैं वो सब प्रोग्राम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके रखती हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है एक तरीके से, छोटे स्तर पर ही सही लेकिन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। और जब आपका एनुअल फंक्शन ख़त्म हो गया तो साथ के साथ ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन स्कूल में
जो अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रशासन की, तो हम एक व्यापक स्तर पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है सोशल एंड ह्यूमन नेचर। डेफिनेटली देखिए, किसी भी संगठन की जब स्थापना की जाती है, उसके उद्देश्यों की और लक्ष्यों की जो प्राप्ति की जाती है, वह मानव के, या आप ये कह सकते हो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के थ्रू ही की जाती हैं। उसमें जो काम करते हैं लोग, वो क्या है, स्वभाव से उनका जो स्वभाव है वो एक आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों से गाइड होता है। उसका खुद का कैसा बैकग्राउंड है, उसके ऑफिस का क्या एनवायरनमेंट है, उसके साथी लोग कैसे हैं, उसके सीनियर्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ गाइड होता है। तो जहाँ प्रशासन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली इन 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, जो मेन हमारा आज का मुद्दा है कि भाई लोक प्रशासन की प्रकृति कैसे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक है एकीकृत विचारधारा या एकीकृत दृष्टिकोण, और दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरल व्यू। इसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हम एकीकृत विचारधारा की बात करते हैं, यानी इंटीग्रल व्यू की बात करते हैं, तो इसमें कुछ खास इसके लक्षण हैं या विशेषताएं हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम पहले उन कुछ विचारकों का नाम डिस्कस कर लेते हैं जो इससे संबंधित है, या जो इस विचारधारा के या इस दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं। जैसे एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, जॉन पिफनर, मार्शल डिमॉक, ये कुछ ऐसे प्रशासनिक विचारक रहे हैं जिन्होंने एकीकृत जो विचारधारा है, जो एकीकृत दृष्टिकोण है प्रशासन का, उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। ये उसके प्रबल समर्थक रहे हैं। प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न लोगों के साथ, यानी विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से किया जाने वाला काम है। यानी प्रशासन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से, उनके समन्वय से किया जाने वाला कार्यकलाप है। इसमें किन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए, इसके विषय में 2 विचारधाराएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, एकीकृत और प्रबंधात्मक। अगर हम एकीकृत विचारधारा की बात करते हैं, तो जैसे कि ऊपर के मैंने कुछ विचारक आपसे बताए कि एल.डी. वाइट हैं, वुड्रो विल्सन हैं, इस प्रकार के और अन्य विचारक हैं। उनका मानना ये था कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में डिफाइंड होता है, निश्चित क्षेत्र में नीतियों अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है। क्रियान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह उच्च स्तर के हैं, चाहे मध्य स्तर के हैं, चाहे निम्न स्तर के हैं, ये सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। चाहे वो तकनीकी वर्क हो, चाहे लिपिक वर्क हो, चाहे प्रबंधक वर्क हो, चाहे श्रमिक हो, इन सभी को हम लोग एक आप कह सकते हो कि आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो ये मान के चलता है कि जो संगठन का उद्देश्य है, जिसको सोच के प्रशासन किया जा रहा है, या जिस संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये सभी प्रशासन का भाग हैं। चाहे वह उच्च स्तर हैं यानी प्रबंधकीय स्तर है, चाहे मध्य स्तर है, चाहे निम्न स्तर में श्रमिक स्तर या लिपिक स्तर हो, तो ये सभी प्रशासन का एक भाग होते हैं। इसे हम लोग साधारण शब्दों में समझने के लिए कह देते हैं कि यह एक ऊपर से लेके नीचे तक सभी एक हैं, एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हम इस दृष्टिकोण को एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में कहते हैं। अब प्रशासनिक क्रियाओं के रूप में संबंधित जो दूसरी विचारधारा है, यानी कि आपका मैनेजरल, आपका प्रबंधात्मक जो दृष्टिकोण है, उनके अनुसार केवल वे ही क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं जिनका संबंध प्रबंध से होता है। इसीलिए हम दूसरे दृष्टिकोण को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कह रहे हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसे मैनेजरल व्यू कह रहे हैं हम लोग।
इसके प्रमुख समर्थक हैं लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल। इन सब प्रशासनिक विचारकों का मानना था कि नहीं, प्रशासन का अर्थ केवल प्रबंधकीय स्तर पे जो काम किया जा रहा है उसे ही प्रशासन मानना चाहिए। जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता के लिए एकीकृत करती है और नियंत्रित करती है वो होती है मैनेजमेंट, प्रबंध होता है। इसीलिए केवल प्रबंध से संबंधित, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको ही केवल प्रशासन के अंतर्गत लेना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मैनेजरल व्यू या फिर प्रबंधकीय दृष्टि। जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है कि इसका मुख्य ध्यान कहाँ होता है, इसका मुख्य एम्फेसिस कहाँ है, डेट इज़ ऑन मैनेजरल टेक्निक्स, प्रबंधकीय तकनीकों के ऊपर इनका सारा ध्यान होता है, या इनका जो सारा आप कह सकते हो कि सारा प्रयास है, या जो केंद्र बिंदु है प्रशासन का, उसको वो प्रबंध के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो अन्य कार्यों को एक समन्वित प्रयास में, मीन्स कोऑर्डिनेशन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। यानी कि प्रबंध का काम होता है कि उससे नीचे जितने भी लेवल्स हैं, चाहे मध्य स्तर है चाहे निम्न स्तर है, उनको जो काम सौंपे गए हैं, जो अलग अलग अंग हैं उस संगठन के, उन सब के बीच में समन्वय बनाए रखना और साथ के साथ उसको कंट्रोल करना, ये काम होता है मैनेजमेंट का, प्रबंध का। तो जो प्रबंध के दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं उनका मानना है कि प्रशासन की जो प्रकृति है वह प्रबंधकीय है। केवल जो उच्च स्तर से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको हम प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में इंक्लूड कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से किसी चपरासी, लिपिक या फिर श्रमिक वर्ग को हम प्रशासन में इंक्लूड नहीं करते। अब अगर हम दोनों ही उसकी बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो पोस्ट कॉप की जो विचारधारा है, जो लूथर गुलिक ने दी थी, पोस्ट कॉप, ये सभी फंक्शंस कहाँ होते हैं, उच्च स्तर पे होते हैं, मैनेजमेंट के स्तर पर होते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, गेटिंग द थिंग्स, नॉट डूइंग द थिंग्स, मीन्स काम करवाने से पे इनका ध्यान अधिक है, न कि काम करने से। जबकि एकीकृत विचारधारा में हम दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। देखिए, अब हमने चूँकि दोनों को समझ लिया है कि एकीकृत विचारधारा किसे कहते हैं और प्रबंधकीय विचारधारा किसे कहते हैं, दोनों के बीच में एक मूलभूत अंतर भी है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों विचारधाराओं के बीच में जो मौलिक अंतर है वो ये है कि जब हम ये मान लेते हैं कि प्रशासन विभिन्न सामान्य लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों का योग है, तब हम ये कहते हैं कि चपरासी से लेके प्रबंध तक इस रेंज के जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रशासन का अंग है। किंतु यदि हम ये मान लेते हैं कि प्रशासन का प्रबंध के दृष्टिकोण को अगर हम सही मानते हैं तो केवल उच्च तथा निरीक्षण एवं प्रबंधकीय कार्य जो होते हैं, मीन्स जो हायर लेवल के जितने काम होते हैं और उसमें जितने पदाधिकारी आते हैं, केवल उनको ही प्रशासन का अंग माना जाता है। इस हिसाब से प्रशासन का अर्थ होगा कि प्रबंध की तकनीकें और तरीके, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था पोस्ट कॉप के लिए नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, निर्देशन हो गया, वित्तीय नियंत्रण हो गया, आदि जो एक सहयोगात्मक प्रयत्न का मूल आधार है, प्रबंधात्मक स्तर पर केवल वो ही प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच मूलभूत अंतर ये है। एक अंतर और ये है कि एकीकृत विचारधारा और अधिक व्यापक है, जबकि जो आपकी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा संकीर्ण विचारधारा है, थोड़ी सी नैरो है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सामान्यतः संगठन में दो प्रकार के पदाधिकारी वर्ग होते हैं। एक वर्ग पदाधिकारियों का संबंध प्रबंध से होता है तथा यह वर्ग दूसरों से कार्य करवाता है, मीन्स इनका उद्देश्य होता है कि दूसरों को गाइड किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको डायरेक्शंस दिया जाए। और दूसरा वर्ग होता है क्रियान्वयन से संबंधित, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित।
जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रिया ही प्रशासन में आती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन अगर हम एकीकृत विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन का अनिवार्य अंग मानते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन के उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्रशासन से संबंधित ये जो दो विचारधाराएं हैं या ये जो दो दृष्टिकोण हैं, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, उन दोनों ही दृष्टिकोणों का समर्थन विचारकों द्वारा जो किया गया है वो अपनी अपनी जगह सही है। यदि एकीकृत विचारधारा को मान लें तो निश्चय ही हम सभी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रशासन का रूप उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन अगर हम प्रशासन को प्रबंध की कला मान लेते हैं तो उसका स्वरूप सब स्थानों पे सेम रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का तो सब जगह काम एक जैसा ही होता है। इसीलिए दोनों में अगर हम लोग मान के चलें कि भाई हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, किस निष्कर्ष पे पहुँचे, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में हम वहाँ पर प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रशासन की प्रकृति कैसी है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि लोक प्रशासन को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो हम ये समझें कि हम लोक प्रशासन को किस रूप में समझना चाह रहे हैं, एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, या एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में। दोनों ही रूप में हम लोक प्रशासन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। अब अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन जब भी किया जाता है तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जो भी संगठन में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है वो प्रशासन का भाग है। यदि इस विचारधारा को हम मान के चलते हैं तो वो होती है एकीकृत विचारधारा। एकीकृत विचारधारा के जो समर्थक हैं वो ये मान के चलते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी यानी प्रबंधक ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि संगठन में कार्यरत सभी सेवी वर्ग, चाहे वो छोटा हो, छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, मध्यम स्तर हो, चाहे कोई सा भी स्तर हो, वो सभी लोग संयुक्त रूप से एक साथ काम करते हैं। और चूँकि वो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए वे प्रशासन का अंग है। वास्तव में लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो जन सेवा से जुड़ी हुई है, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही कहा था। तो इस हिसाब से एकीकृत दृष्टिकोण को अगर हम अधिक सही मान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। जबकि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जैसे मैंने आपसे कहा, केवल प्रबंध से संबंधित होता है, यानी केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय जहाँ लिए जाते हैं, नीतियों को या कानूनों को क्रियान्वयन करने के लिए सुनिश्चित उनको किया जाता है, कंट्रोल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, ये सब चीज़ें तक अगर केवल संबंधित हैं तो वो केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण माना जाएंगे। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में हम प्रशासन को समझना चाह रहे हैं। दोनों ही विचारधाराएं अपने में पूर्ण हैं, दोनों ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम किसी एक विचारधारा को नहीं कह सकते कि ये सही है और दूसरी गलत है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं चूँकि एक दूसरे की पूरक हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ गुड टाइम।